नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में उतर रहे हैं जो प्यार, बिछो और खुद को फिर से पाने के मुश्किल सफ़र को छूती है। हमारे पास वृंदा गर्ग की किताब विदाउट मी नोइंग के कुछ अंश है और ये अंश हमें कहानी के दिल तक ले जाने का वादा करते हैं। तो आज हमारा इरादा है इन हिस्सों को टटोलना, इनके रेशियों को समझना। हम देखेंगे कि कहानी की नायिका अनन्या के जज्बातों की गहराई क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है और आखिर में जख्मों के भरने की उम्मीद कहाँ से जगती है। चलिए इस कहानी के पन्नों को खोलते हैं। तो कहानी की दूरी है अनन्या, एक 19 साल की लड़की जिसकी जिंदगी एक नाजुक मोड़ पर है। हाँ, और ये नाजुक मोड़ सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी ज्यादा है। अनन्या अपने बचपन के दोस्त और शायद पहले प्यार अयान से अलग होने के दर्द से गुजर रही है। ये कोई आम ब्रेकअप नहीं लग रहा, बल्कि ऐसा अलगाव है जिसने अनन्या को जैसे हिला कर रख दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कहानी सिर्फ इस टूटे दिल तक ही सीमित नहीं है। इन अंशों से पता चलता है कि अनन्या के अपने अंदर के संघर्षों, उसकी असुरक्षाओं और शायद बचपन की कुछ अनकही बातों को भी कुरेदती है। और ये सब तब भी जब वो एक अच्छी खासी सुविधाओं वाली जिंदगी जी रही है। ये बात गौर करने वाली है कि बाहरी आराम और अंदर का सुकून, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हो सकती हैं। इन हिस्सों से ये उभर कर आता है कि अनन्या कहीं ना कहीं खुद को खुशी के लायक ही नहीं समझती। अयान के साथ जो एक अपनापन था, एक सुरक्षा का एहसास था, वो अब नहीं रहा और उसकी जगह ले ली है अकेलेपन ने, दिल के दर्द ने और उन डरों ने जो शायद हमेशा से अंदर थे पर अब सतह पर आ गए हैं। बिल्कुल, वो जो एक कंफर्ट जोन था वो टूट गया है। और अक्सर जब ऐसा होता है तो हमें उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिनसे हम शायद भाग रहे होते हैं। अनन्या के लिए ये शायद खुद के वो हिस्से हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करती या जिनसे वो डरती है। ये एहसास कि वो काफ़ी अच्छी नहीं है या प्यार के काबिल नहीं है, ये उसके दर्द को और गहरा कर देता होगा, जैसा इन अंशों से अंदाजा लगता है। और फिर कहानी एक मोड़ लेती है। जैसे ही अनन्या अयान से दूर होती है, उसकी जिंदगी में कोई पुराना शख्स लौट आता है, ऋषि। वो उसके अतीत का हिस्सा है। हाँ, ऋषि का वापस आना कहानी में एक अहम पड़ाव लगता है। जो जानकारी है उसके मुताबिक ऋषि का किरदार अनन्या की बिल्कुल उलट है। वो शांत है, ठहरा हुआ और सहारा देने वाला दोस्त। कहानी के ये हिस्से इशारा करते हैं कि ऋषि की मौजूदगी, उसकी समझदारी और नरमी अनन्या के लिए एक मरहम जैसी साबित हो सकती है। शायद उसी के जरिए अनन्या धीरे धीरे अपने जख्मों को भरने और खुद को, अपनी असलियत को स्वीकार करने के रास्ते पर पहला कदम रखती है। तो ये कोई तेज रफ्तार कहानी नहीं लगती, घटनाओं की रेल पेल नहीं है इसमें। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी की गति धीमी और चिंतनशील बताई गई है। ऐसा लगता है कि लेखक का ध्यान बाहरी एक्शन पर नहीं बल्कि अनन्या के अंदर की दुनिया पर है। उसके मन में क्या चल रहा है, वो कैसा महसूस कर रही है, उसकी सोच कैसे बदल रही है, ये सब धीरे धीरे परत दर परत खुलता है। ये आत्ममंथन, भावनाओं की नाजुकता और मुश्किल हालात में टिके रहने की अंदरूनी ताकत पर ज्यादा जोर देती है ना। पाठक को अनन्या के साथ उसके अंदरूनी सफर पर ले जाया जाता है, उसके उतार चढ़ाव, उसकी उलझने सब महसूस कराते हुए। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम इन अंशों से कोई बड़ा सबक निकालना चाहें तो वो क्या होगा? एक बात जो मुझे समझ आ रही है वो ये कि सच्चा प्यार शायद सिर्फ अच्छी चीजें देखना नहीं, बल्कि एक दूसरे की कमियों, अंधेरे कोनों को भी जानना और उन्हें अपनाना है। अनन्या और अयान का रिश्ता जब टूटता है तो शायद उसे इसी कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। ये बहुत जरूरी पहलू है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि कैसे ये अंश आत्म प्रेम यानी खुद से प्यार करने को भावनात्मक दर्द से उभरने का पहला और सबसे अहम कदम बताते हैं। अनन्या का सफर खुद को नाकाबिल महसूस करने से लेकर धीरे धीरे अपनी असलियत को, अपनी कमजोरियों को अपनाने तक, ये एक ऐसा रास्ता है जिससे बहुत से लोग जुड़ पाएंगे। मुझे लगता है ये दिखाता है कि कैसे हमारे बचपन के अनुभव, हमारी परवरिश, हमारी असुरक्षाएं बड़े होने पर हमारे रिश्तों और हम खुद को कैसे देखते हैं इस पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। चाहे बाहर से सब ठीक दिखे, अंदर ये गांठें बड़ी रह सकती हैं। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ आत्म प्रेम ही नहीं, इन हिस्सों में ओवर थिंकिंग यानी बहुत ज्यादा सोचने, पुराने सदमों यानी ट्रॉमा के असर और दूसरों के सामने अपनी असलियत रखने के लिए जरूरी हिम्मत जैसे विषयों का भी जिक्र मिलता है।
कहानी इन मनोवैज्ञानिक चुनौतियों को अनन्या के रोजमर्रा के अनुभवों, उसकी सोच, उसकी भावनाओं के जरिए दिखाती है। उसका लगातार सोचते रहना, अपनी फीलिंग्स से जूझना, ये सब उसके अंदर चल रही कश्मकश को दिखाता है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ शब्द नहीं है। समझिए, ओवर थिंकिंग का मतलब शायद ये है कि अनन्या बार बार बीती बातों को मन में दोहराती है। हर क्या होता अगर वाले सवाल में उलझी रहती है, जिससे उसका दर्द कम होने के बजाय बढ़ता जाता है। ट्रॉमा का जिक्र शायद इशारा करता है कि उसके अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसका असर उसके आज पर है, उसके रिश्तों पर है, उसके खुद को देखने के नजरिए पर है। और फिर ये हिम्मत जुटाना कि कोई आपको आपकी कमियों के साथ देखे और समझे, ये तो बहुत बड़ी बात है। कहानी इन जटिल मनोवैज्ञानिक धागों को अनन्या के किरदार में बुनती है। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखें तो अनन्या की कहानी असल में क्या दिखा रही है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये अनन्या की कहानी के जरिए जज्बाती तौर पर बड़े होने की मुश्किलों और खूबसूरती को दर्शाती है। ये दिखाती है कि खुद को समझना, अपनी कमजोरियों को कबूल करना कितना जरूरी है और कितना मुश्किल भी हो सकता है। जानकारी के अनुसार अनन्या को यह समझने में वक्त लगता है कि उसकी भावनाएं, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, वो जायज हैं, उन्हें महसूस करने का उसे हक है। तो ये सिर्फ एक किरदार की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये हम सबके मानवीय अनुभव का आईना बन जाती है। खासकर उन नौजवानों के लिए जो अपनी पहचान, अपने रिश्तों और दुनिया में अपनी जगह तलाश रहे होते हैं। कहानी में ऋषि के किरदार का जिक्र हुआ, जो शांत और मददगार है। क्या इन अंशों में दयालुता या नरमी के असर पर भी बात की गई है? हाँ, ये एक और अहम पहलू है। ये किताब सिर्फ अंदरूनी संघर्ष ही नहीं दिखाती, बल्कि नरमी और दयालुता की ताकत पर भी जोर देती है। ऋषि का जो रवैया बताया गया है ना, शांत, समझदार, बिना जजमेंट वाला, वो अनन्या के ठीक होने की प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाता है। ये इस बात को उजागर करता है कि कैसे मुश्किल वक्त में किसी का सिर्फ साथ होना, आपको सुनना, आपको समझना, या आपके जख्मों पर मरहम का काम कर सकता है। ये दिखाता है कि हीलिंग हमेशा अकेले में नहीं होती, कभी कभी किसी और की मौजूदगी उस प्रक्रिया को आसान बना देती है। और रिश्तों की बात करें तो क्या पुराने रिश्तों के बारे में भी कुछ कहा गया है, जैसे अनन्या और ऋषि का फिर से जुड़ना? बिल्कुल। स्रोत उन रिश्तों और बंधनों की बात भी करते हैं जो वक्त, दूरी या खामोशी के बावजूद कहीं ना कहीं बने रहते हैं। अनन्या और ऋषि का दोबारा मिलना इसी बात का सबूत है। ये एक दिलचस्प सवाल भी उठाता है कि मुश्किल हालात में हमारे पुराने मानवीय कनेक्शन, हमारे रिश्ते हमें संभालने और ठीक होने में कैसे मदद कर सकते हैं। कैसे कभी-कभी अतीत का कोई भूला हुआ रिश्ता वर्तमान में नई समझ और सहारे का जरिया बन सकता है। शायद इसलिए कि वो आपको तब से जानते हैं जब आप कुछ और थे, और आपको आपके बदलते हुए रूपों में देख सकते हैं। तो एक तरफ आत्म प्रेम की बात है, दूसरी तरफ रिश्तों का सहारा, और शायद एक और सीख जो उभर रही है वो है अपूर्णताओं को स्वीकार करना। हाँ, और ये शायद सबसे बड़ी सीखों में से एक है। सच्चा प्यार सिर्फ परफेक्शन में नहीं, बल्कि अपूर्णताओं को गले लगाने में है, अपनी भी और दूसरों की भी। खुद को स्वीकार करना, अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें बिना दबाए महसूस करना, ये सब ठीक होने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। जैसा कि अनन्या के सफर से पता चलता है, उसे ये सीखना पड़ता है, या शायद कहानी ये दिखाती है कि अपनी कमजोरियों को मानना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत की निशानी। हाँ, ये खुद को वैसे ही अपनाने की प्रक्रिया है जैसे हम हैं, अच्छे, बुरे, उलझे हुए, सब कुछ। ये सुनने में काफी गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला लगता है। तो ये किताब किन लोगों के लिए ज्यादा मायने रखेगी? ये किताब उन पाठकों को खास तौर पर पसंद आ सकती है जो किरदारों के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सफर को गहराई से महसूस करना चाहते हैं, जिन्हें तेज भागती कहानियों के बजाय किरदारों के मन की दुनिया में उतरना अच्छा लगता है। इसकी जो धीमी, चिंतनशील गति बताई गई है, वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है जो शांत, कैरेक्टर ड्रिवन कहानियों की सराहना करते हैं, जहां कहानी का असली ड्रामा किरदारों के अंदर चलता है, उनकी सोच और भावनाओं में। ये एक तरह से मेडिटेशन जैसी हो सकती है, आपको किरदार के साथ धीरे धीरे सफर करने का मौका देती है। तो आज हमने वृंदा गर्ग की विदाउट मी नोइंग के कुछ अंशों के जरिए अनन्या की भावनात्मक दुनिया, उसके अंदरूनी संघर्षों और ठीक होने की धीमी पर उम्मीद भरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। ये अंश हमें याद दिलाते हैं कि दिल टूटने से लेकर खुद को फिर से जोड़ने तक का सफर कितना जटिल, कितना निजी और कितना जरूरी होता है।
ये दिखाता है कि कैसे सबसे गहरे दर्द में भी विकास और आत्मखोज की गुंजाइश छिपी होती है। हाँ, और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम खुद अपनी जिंदगी में इन चीज़ों से कैसे गुजरते हैं। और जाते जाते हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वो चाहें तो सोच सकते हैं। जब आप किसी से बहुत गहराई से प्यार करते हैं तो आप अपने कौन से हिस्सों को चुप करा देते हैं या अनदेखा कर देते हैं? वो कौन सी बातें हैं जो आप सिर्फ इसलिए नहीं कहते या महसूस करते क्योंकि आपको डर लगता है कि इससे रिश्ते पर असर पड़ेगा? सोचने वाली बात है। वृंदा गर्ग की किताब विदाउट मी नोइंग अब Amazon पर उपलब्ध है। उन सभी के लिए एक दिल छू लेने वाली कहानी हो सकती है जो कभी प्यार में पड़े हैं, जिन्होंने किसी को खोया है या जो अपनी भावनाओं की उथल पुथल से गुजरकर खुद को समझने के रास्ते पर है।